नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरों में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। केंद्र सरकार पर हमलावर हुए सीएम भूपेश बघेल। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर किया पलटवार का। अमित शाह ने धमकी देने का पीएचडी कर रखा है। बेमेतरा विधानसभा सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों कार्यकर्ता। रमन सिंह को दी बधाई। आरंग विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। जनता के बीच पहुंचे गुरु सुखवंत साहेब। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। दूसरे दिन 7 नामांकन पत्र किए गए दाखिल। 20 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं नामांकन पत्र। बसना में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। दर्जनों नेता छोड़ा कांग्रेस का साथ। सभी नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है और कहा है कि अमित शाह केवल धमकी दे सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। वहीं धमकी देने में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने पीएचडी कर रखी है, जिसके बाद उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है जिसके लिए उन्हें जाना है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम चीजें जो सामने आई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के बयान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अमित शाह के बीरनपुर वाले बयान पर पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि जो घटना घटी उस पर कार्रवाई हुई है, आपको बताते चलें, और चालान हुआ है, मुआवजा भी दिया गया है। उसके बावजूद भी मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके पास मुद्दा नाम की कोई चीज नहीं बचा है, वहीं केवल धमकियां दे रहे हैं। आगे भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति को मनाने वाले लोग हैं। यहां के भाईचारा की भाषा चलती है। यहां डिवाइड एंड रूल की कोई जगह नहीं है। इतना कहना चाहता हूं कि 2018 का आरबीआई की रिपोर्ट, जब डबल इंजन की सरकार थी, उस समय 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे। ये डबल इंजन की सरकार थी। आज नीति आयोग इन्होंने बनाया, नीति आयोग को तो इन्होंने बनाया ना। और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि 40 लाख लोग अब गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये 2 ही उदाहरण हैं। ये इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है। इसके बाद और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी आप फेंकेंगे तो बूमरैंग की तरफ खुद को ही मिलेगा। मतलब धमकी दे रहे हैं चुनी सरकार को, और वो कर भी रहे हैं भाई। और फिर उनके तो पीएचडी है ये सब चीजों में। तो इस प्रकार की भाषा, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं जो आदि संस्कृति को मानते हैं। यहाँ कबीर के मानने वाले लोग हैं। यहाँ गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं। यहाँ स्वामी आत्मानंद के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस की जो परंपराएं हैं वो चलती हैं। भाईचारा प्रेम की भाषा चलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों बीजेपी नेता राजनांदगांव विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। बीजेपी नेता ने योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के 50 से अधिक बीजेपी नेता गाड़ियों के साथ पहुंचे। आपको बताते चलें कि इस काफिले में राजनांदगांव पहुंचे, जहां बीजेपी के नेता योगेश ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर बीजेपी नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण देश बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ आम जनों को भी मिल रहा है। इस बारे में प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने कहा कि अमित शाह का भाषण धार्मिक विद्रोह फैलाने का काम किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी कांग्रेस की योजनाओं पर ईडी की कार्रवाई कराते हैं, जबकि प्रदेश की जनता के हित के लिए योजनाएं हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया गया है और 5 लाख करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा गया है और 3 लाख करोड़ दिए हैं। बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। और उन्होंने लगातार हो रही ट्रेनें रद्द को लेकर भी कहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह
राजनाथ गांव आए थे। राजनाथ गांव में वे डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनाथ गांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। देश का गृह मंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा ले रही है। कांग्रेस के समय में सुपारी किलिंग की घटना बढ़ती जा रही है। भिलाई के ओम प्रकाश की टारगेट किलिंग से हत्या करा दी गई क्योंकि उसने महादेव सत्ता ऐप के पैसे वापस नहीं दिए थे। कांग्रेस के राज में अपराधियों को सहारा मिल रहा है। वहीं बस्तर में कांग्रेस के नेता सजू टेकाम ने खुलेआम अपने भाषण में कहा था कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता आएगा तो उसे काट डालेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भूपेश की सरकार क्या कर रही है और टारगेट किलिंग के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। में चुनौती है ही नहीं, प्रत्याशी के रूप में मैं किसी को भी चुनौती नहीं मानता। जब पूरी जनता मेरे साथ में है तो सामने कोई भी आए चुनौती नहीं है, क्योंकि कोई चेहरा, कोई बाहुबली कैसा भी रहे उससे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता और नहीं जीता जाता। हम लोगों का यहाँ दिल जीता हुआ है। 80% जनता, 80,000 तो हमारी बहनें हैं जो निरंजन सेवा समिति के माध्यम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। तो ऐसे ऐसे कर्मठ सदस्य लोग हैं तो अपन चुनौती क्यों माने। चुनौती तो एक ही चुनौती है कि ये कांटों का ताज पहनने जा रहा हूं कि बदना विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबको अपेक्षा रहेगी कि ये बैठते ही उसको दूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें झाबुआ विधानसभा से डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। विक्रांत भूरिया को प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद विक्रांत भूरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो भी किया। वहीं आमतौर पर देखा गया है कि चुनावी रण में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने प्रचार के लिए तरह तरह के नारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने एक मनमोहक कविता लिखकर क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि सुर्खी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्र की विकास करने का दावा किया है। और चौराहों से विकास का वादा है, हर कीमत अपनों से विश्वास का वादा है। चाहे कुछ हो मैं इस मिट्टी के साथ खड़ा हूं, सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूं। अपनी तमाम मां बहनों को साथ लेकर चला हूं, बच्चों और युवाओं को साथ लेकर चला हूं। पहले भी था और अब भी साथ खड़ा हूं, सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूं। सुर्खी और मेरा फूल और खुशबू जैसा रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं, यहां तो लहू लहू का रिश्ता है। सुख हो या दुख हो सभी के साथ खड़ा हूं, सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूं। सुर्खी विधानसभा से मेरा बरसों पुराना नाता है, एक परिवार का संबंध है, एक परिवार का नाता है। मेरे मन में आया कि कविता के माध्यम से कुछ भाव प्रकट करना चाहिए, इसलिए मैंने 4 लाइनें लिखी और सुर्खी की जनता के लिए समर्पित की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां किन्नर समुदाय ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। बता दें कि झाबुआ
जिले में किन्नर समुदाय की नसीम जान उर्फ रानी के नेतृत्व में समुदाय ने आम लोगों से मतदान करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन में मतदान करने की बात कही है। झाबुआ जिले के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि आप अपने मताधिकार का उपयोग करें। मतदान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें मजबूत राष्ट्र और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करना अति आवश्यक है। हमारे एक मत से सशक्त और जनहित की सरकार बनती है। सभी झाबुआ जिले के निवासियों से अनुरोध करती हूं कि दिनांक 17 नवंबर 2023 को होने वाले चुनाव को आप अपना मतदान जरूर दें तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। जय हिंद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को कुछ नहीं पता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भुवनेश्वर साहू की हत्या निर्ममता हुई है। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बारे में आज तक जयराम रमेश को पता नहीं है। आज तक वो पीड़ित परिवार के घर नहीं गए। पीड़ित परिवार की कहानी और जयराम रमेश का बयान यही प्रमाणित कर रहा है कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल एक वर्ग ही की चिंता कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बयान को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जो टिप्पणी की है, वास्तविक में हकीकत जानने के लिए जयराम रमेश जी को छत्तीसगढ़ आना चाहिए और उस साहू के घर में जाना चाहिए जिसके लड़के की हत्या हुई है। इतने समय बीत जाने के बाद में प्रदेश के गृह मंत्री को समय नहीं है कि उनके यहां चले जाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गए हैं और उस क्षेत्र के जो मंत्री हैं, विधायक हैं रविंद्र चौबे जी, उनके घर आज तक नहीं गए हैं। और इसके बाद में जो बयान आना अत्यंत शर्मनाक है। हकीकत को जानना चाहिए, उसके बाद में बयान देनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के लिए, जो कांग्रेस में सत्ता के लिए जो राजनीति करते हैं, वास्तविक में केवल एक मामला नहीं है, बीरनपुर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कवर्धा के जो मामले हुए हैं, आपके अन्य जगह जो मामले हुए हैं, आखिर मुख्यमंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 7 और 17 नवंबर को प्रदेश में मतदान होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। इसी को लेकर आरंग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भी लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता का हालचाल जानने पहुंच रहे हैं। भेंट मुलाकात की इसी कड़ी में गुरु खुशवंत साहिब ने लखौली, रसनी, बिहार और आरंग शहर का दौरा किया। इस दौरान गुरु खुशवंत साहिब ने आम जनता से भेंट मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस मौके पर आम जनता ने भी बीजेपी प्रत्याशी का जमकर स्वागत किया और उनका समर्थन करते हुए चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बसना में बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद उनके नीलांचल सेवा समिति कार्यालय में कई लोगों को संपत अग्रवाल ने बीजेपी का गमछा पहनाया। साथ ही संपत अग्रवाल ने बीजेपी के लिए काम करने की शपथ ली। वहीं बसना विधानसभा के ग्राम जामजूड़ा और सावित्रीपुर में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक लोगों ने आज बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर आए सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने बीजेपी का गमछा पहनाकर बीजेपी में प्रवेश दिलवाया। इस दौरान बीजेपी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी उम्मीद से वे कांग्रेस में प्रवेश किए थे, जिसमें से कुछ लोग कांग्रेस के कोर कमेटी में भी शामिल थे, लेकिन उनका कहना था कि अब उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी और उनके क्षेत्र का विकास इस पार्टी में नहीं हो रहा था, इसलिए वे सभी बीजेपी का दामन थाम लिए। कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन अभी ये कांग्रेस की नीति और नियत से हम त्रस्त हैं। अब हम बीजेपी में प्रवेश करना चाहते हैं और गांव से 500 व्यक्ति से ऊपर बीजेपी में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं आदिवासी हूं और हम लोग जो हमारे राजा साहब को इतना दिन से सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अब वो हमारे समाज का भी कोई उन्नति नहीं किए,
इसलिए हम संपत भैया को सहयोग करेंगे। देखो हमारा समाज का वो है, वो भी हमारा समाज का भी उन्नति नहीं किया, इसलिए अब भाजपा में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन भी था और अभी तो ये शुरुआत है। हमारे गौड़ आदिवासी समाज और सौराष्ट्र समाज के 10,000 लोगों का लिस्ट बनके तैयार है, जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आज हमारे जामजोड़ा के भाइयों के द्वारा शुरुआत की गई है और भी पहले भी कई लोग कर चुके हैं। बाकी अभी थोक के हिसाब से हमारे आदिवासी नेता महेश गागड़ा जी की सभा होने वाली है, उस दिन 10,000 लोग करेंगे। अभी 21 तारीख को सत्तावी समाज के गुरु बालदास यहाँ पे आ रहे हैं, दशहरा मैदान में उनकी सभा है। उस दिन 7,000 सत्तावी भाई लोग और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। उन्होंने सहमति देके अपने लिस्ट भी सौंप दी है। ऐसे उसमें भी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं समाज के। लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे कांग्रेस ने ठगा है, लोगों को धोखा दिया है। झूठ बोल के गंगा जल को हाथ में लेके 36 वादे किए और एक भी वादा पूरा नहीं किए। शराब बंद करेंगे बोले, शराब घोटाला विश्व रिकॉर्ड बना दिए शराब घोटाले का। हजारों करोड़ का शराब घोटाला, कोयला घोटाला, व्यापक घोटाला, सीमेंट छड़ में घोटाला, यहाँ तक कि और गोठान के बाद गोबर खरीदी तक में भी घोटाला। तो ये घोटालेबाज सरकार से जनता त्रस्त आ गई है और इनसे मुक्ति चाहती है। वहीं प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगातार की जा रही है। वहीं घोषणा के बाद प्रत्याशियों को नामांकन के लिए चुनाव आयोग लगातार कार्य कर रहा है, जिसके चलते प्रदेश में पहले चरण के दूसरे दिन 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें राजनांदगांव में 3, डोंगरगांव में 2 नामांकन दाखिल हुए। प्रथम चरण में बस्तर संभाग की 12 निर्वाचन क्षेत्रों सहित 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में 2 चरणों में हो रहे निर्वाचन के पहले चरण की 20 सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। प्रथम चरण के नामांकन आज चल रहे हैं, जिसमें आज दूसरा दिन था। बीच में 2 दिन अवकाश थे। तो आज जो दोपहर 3 बजे तक जो नामांकन प्राप्त हुए हैं, उसमें टोटल 7 नामांकन पत्र हैं, जो 6 अभ्यर्थियों के। तो ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। दूसरा, जो कंप्लेंट सेक्शन में हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, आज तक हमको टोटल 505 शिकायतें आई हैं, जिसमें से हमने 167 का निराकरण कर लिया है। बाकी जो विभिन्न स्तर पे प्रतिवेदन के लिए लंबित है। आचार संहिता के दौरान जो सीजर्स हुए हैं अभी तक, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, टोटल कैश का सीजर जो है 74 लाख है। लिकर का सीजर है 9,720.943 लीटर। ड्रग्स का सीजर है, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का 1,804.23 किलोग्राम। प्रीशियस मेटल्स जो सीज हुए हैं वो है 63.446 किलोग्राम। और दूसरे सीजर्स जो हैं 1.90। वहीं वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को शहीद राजीव पांडे वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपने अभियान की शुरुआत संजय नगर चौक स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन और भगवान का आशीर्वाद लेकर की। वहां से ब्रजमोहन झंडा चौक, मिलन चौक, वहीं जनक बढ़ई का घर होते हुए आरडीए कॉलोनी पहुंचे, जिसके बाद राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन के बाद अपना जनसंपर्क अभियान समाप्त किया। अभियान में बड़ी संख्या में पार्टी की पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। अभियान के दौरान अपने चहेते नेता और वरिष्ठ बीजेपी नेता को अपने बीच पाकर स्थानीय लोगों में खुशी जताई। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं और ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया और एक बार फिर से ब्रजमोहन को विजयी बनाने का आशीर्वाद दिया। वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां नागरिकों को स्वस्थ रहने और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक पहल एससीसीएल द्वारा की गई है। सोमवार को डीएवी स्कूल एससीएल बिलासपुर में एक विशाल
रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग विद्यालय के 2500 बच्चों ने भाग लिया। इस रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि रत्नेश कुमार श्रीवास्तव, महाप्रबंधक कल्याण और एसएसीएल परिवार के अन्य अधिकारियों की तरफ से किया गया। रैली विद्यालय के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर वसंत विहार कॉलोनी से गुजरती हुई विद्यालय के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। रैली में स्कूल बैंड की तरफ से बजाई गई धुन और भारत माता के जयकारे ने पूरे वातावरण को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर गरियाबंद जिले से है और छुरा विकास खंड के ग्राम पंचायत जामली से है। आपको बताते चले कि जहां जर्जर स्थिति में स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहीं आपको बताते चले कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं बच्चे और प्रधान पाठक की तरफ से बताया गया कि स्कूल की मरम्मत अति आवश्यक है। वर्तमान में विद्यालय विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की आला अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है। वहीं यहां के बच्चे और शिक्षक ने जल्द से जल्द स्कूल की मरम्मत की मांग की है। साथ ही इस मांग को लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही है। पिछले साल तो ठीक था, इसी साल से बरसात के बाद से दीवार क्रैक हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत हो जाए या जैसा भी है, ताकि बैठने के लिए व्यवस्था अच्छे से हो पाए। इसकी अवगत और पहले ठीक करा नहीं सर, ये जस्ट इसी साल से ज़्यादा दिख रही है, पहले उतना जर्जर नहीं था। ये साल बरसात के बाद से ज़्यादा दिखने लग गया ये। क्या नाम है? मैं सुनील कुमार शर्मा, प्रभारी प्रधान पाठक एमएसएमली। समस्या बिल्डिंग की समस्या है, नियत 2 साल से चल रही है और बरसात में मिडिल स्कूल में 2 पाली में संस्था संचालित होती है। सुबह पाली प्राथमिक शाला और 12 बजे से माध्यमिक शाला का संचालन हो रहा था। स्कूल का स्थिति जर्जर है सर, ये नियत 2 साल से जर्जर है। बरसात में बच्चों को बैठाने लायक नहीं रहता, इसलिए मिडिल स्कूल में अल्पकालीन व्यवस्था की जाती है सर। क्या नाम आपका? मेरा देव कुमार नागवंशी, प्रधान पाठक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सरायपाली के सिंघोड़ा थाना प्रभारी और उनकी टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही कार से लाखों रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं आपको बताते चले कि वाहन सवार 2 व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर NH 53 पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान दोनों व्यक्ति के पास से 6,95,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों के खिलाफ धारा 102 के तहत कार्रवाई किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीती रात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से एसएसटी की टीम ने 93,000 नकदी सहित लगभग 22 लाख के जेवरात और बेरियल चेकिंग के दौरान सोना व्यापारी घनश्याम सोनी से जब्त किए। 93,800 नकदी सहित 290 ग्राम सोना व 22 किलो 700 ग्राम चांदी, जिसकी अनुमानित कीमत 23,43,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं सोना व्यापारी घनश्याम सोनी अमझोर में मार्केट कर केसवाही स्थित अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान चेकिंग में पकड़ लिया गया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं बीती रात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से एसएसटी टीम ने 93,000 नकदी सहित लगभग 22 लाख के जेवरात बेरियल चेकिंग के दौरान सोना व्यापारी घनश्याम सोनी से जब्त किया गया। वहीं 93,800 नकदी सहित 290 ग्राम सोना व 22 किलो 700 ग्राम चांदी के साथ जब्त किया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर की है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस को यह निर्देश दिए गए हैं कि लगातार चेकिंग गहनता से की जाए, जिससे किसी भी तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि वहीं बीती रात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एसएसटी टीम ने 93,000 नकदी के साथ लगभग 22 लाख के जेवरात बरामद किए हैं और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह चेकिंग अभियान शुरू की गई थी। आपको बता दें कि एसएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और जिसमें आपको बता दें 22 लाख के जेवरात को जब्त किया गया है। वहीं बेरियल चेकिंग के दौरान सोना व्यापारी घनश्याम सोनी से ये सामान जब्त किए गए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उज्जैन के फ्रिंगा क्षेत्र में आज घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगजनी की यह घटना माधवनगर थाना क्षेत्र के एके बिल्डिंग इलाके में हुई है। यहां रहने वाले सुनील कोटवानी की कार घर के बाहर खड़ी थी, जिसमें आज सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। फिलहाल घटना की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।